Good afternoon, students. Myself Anjali Sharma, working as extension lecturer in Government PG College, Jain. Today we will discuss evolution. Now, in mind, a question arises: What is evolution? Evolution क्या होता है? Evolution किन कारणों से हुआ है और evolution कैसे होता है? इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. The term evolution was coined by the Herbert Spencer, which means evolver. Evolver means the process of continuous change. So we can say that continuous genetic variation or adaptation through generation is called as evolution. What is evolutionary biology? Study of history of life form on earth is called as evolutionary. Origin of universe. Universe is about 20 billion years old. It contain of galaxies. It means galaxies is also called as the Akash Ganga, which is also called the Milky Way. Galaxy contains stars, cloud gas and dust. Origin of universe is also explained by the Big Bang theory. According to this theory, temperature came down and hydrogen and helium were formed. The galaxy were formed due to the condensation of gases under the. अब हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसके ओरिजिन के लिए क्या कंडीशन रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि अर्थ इज़ ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम. इट इज़ अर्थ along the other planets of the solar system originated from the cooler and the less denser peripheral part of a common nebula. It means it was origin near about the 4.5 billion years ago. The surface At that time, the surface was covered with the water vapor, ethane, CO2, and NH3. UV radiation broke water into hydrogen and oxygen. Then, oxygen and water and other gases also forming the ozone layer. Cooling of water vapor lead to the rain, which filled the depression of Earth's surfaces and forming the water bodies. अब हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, उसके ओरिजिन के बारे में कौन कौन सी थ्योरी आई. जो सबसे पहले थ्योरी थी वो थी थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि गॉड क्रिएटेड दिस लाइफ बाय द डिवाइन एक्ट ऑफ क्रिएशन. ये कहता है कि परमात्मा ने ही लाइफ को ओरिजिनेट किया है, यानी अर्थ को ओरिजिनेट किया है. जो सेकंड थ्योरी थी थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया या कॉस्मिक थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो स्पोर्स जो होते हैं वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर ट्रांसफर्ड हो गई हैं, जिसकी वजह से लाइफ ओरिजिनेट हुई है. थर्ड जो थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन. एज द नेम इंडिकेट स्पॉन्टेनियस एकदम से. फॉर लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट life came out of decaying and rotting matter like straw mud. This was the theory of spontaneous. नेक्स्ट हम थ्योरी की बात करते हैं जो थ्योरी दी थी लुईस पास्चर ने. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसको प्योरली डिसमिस कर दिया गया. इनका कहना ये था कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से ही ओरिजिनेट हुई है. इन्होंने उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया. उसमें प्री स्टेरिलाइज फ्लास्क ली, यानी उसमें किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म नहीं थी. एंड लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट. वाइल इन अनदर फ्लास्क, जो एक दूसरी फ्लास्क ली, हमने उसको ओपन एयर में रखा. तब हम उसमें क्या देखते हैं कि जो न्यू फॉर्म थी लाइफ की, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम द किल्ड ईस्ट. However, this did not answer how the first life came from on earth. अभी भी ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो सबसे पहले जो लाइफ थी वो कैसे अराइज हुई. इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो थी थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन. इसको हम क्या बोलते हैं, ओपेरेन हेल्डाने एक्सपेरिमेंट भी इसको बोला गया. जो ओपेरेन थे वो रशिया से बिलोंग कर रहे थे, जो हेल्डाने इंग्लैंड से. उन्होंने मिलकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि जो लाइफ है प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक आरएनए एंड प्रोटीन से अराइज हुई है, जो आगे जाकर क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दियर फॉर्म्स. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है विच इज़ पब्लिश्ड इन 1936. In this theory, various steps of modern theory are included, like the chemogeny. Chemogeny, as the name indicates, chemical evolution. First of all, the condition of primitive earth. According to this condition is like nitrogen, carbon, hydrogen, oxygen, and simply inorganic substances are present in atmosphere, which the nature of earth was purely reducing nature.
एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऑफ थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए। इन एक्सपेरिमेंट में यूरे एंड मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, एक अपरेटस यूज़ किया। उस अपरेटस की जो कंडीशन रखी गई, उसके अंदर जो टेम्परेचर की कंडीशन रखी गई, वो परमिटिव अर्थ की कंडीशन के अकॉर्डिंग रखी गई। उन्होंने क्या किया कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द सिंपलर कंपाउंड अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन। दे ऑल्सो सब्जेक्टेड मिथेन अमोनिया हाइड्रोजन वाटर मिक्सचर for about 1 week and over an electric spark between two tungsten electrode, and also placed in a gas chamber placed in reducing condition. Hydrogen and ammonia and also methane were taken in the ratio of 2:1:2. Miller apparatus is also called the spark discharge method. They pass the hot product through a condenser and then chemically analyze the chemical compound by chromatography and calorimetric method. They found, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कंक्लूजन क्या रहा, इसमें अमाइनो एसिड्स मिले जो किस फॉर्म में थे, ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, बट नो प्यूरिन इन द पिरामिडिन, एंड ऑल्सो प्रेजेंट फैटी एसिड लाइक एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. These amino acids are essential for the formation of nucleoprotein. The intermediate products are also formed in the form of aldehyde and HCN. Hydrogen cyanide by further irradiation formed by the additional amino acids and purine and pyrimidine. Overall, we can say that this experiment proved that the अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इवोल्यूशन के पीछे कौन कौन सी थ्योरीज इन्वॉल्व हुई हैं। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन के सपोर्ट में क्या क्या एविडेंस हुए हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एक जो हमारी अर्थ के ऊपर हुआ है, हैव डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, यानी वो एक कॉमन एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए हैं। उसके लिए कुछ फॉसिल्स रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। द फॉसिल रिकॉर्ड ऑफर सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशनरी चेंज. Fossils provide a record of species that lived long ago. Fossils show that ancient species share similarities. यानी हम ये कह सकते हैं कि फॉसिल से हमें ये पता लगता है जो पहले की जो स्पीशीज़ थी और जो अब की जो स्पीशीज़ हैं उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर मैं फॉसिल रिकॉर्ड के बेसिस पे एविडेंस की अगर बात करूं, जो आर्कियोप्टेरिक्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल सेटअप करता है जो ये प्रूव करता है कि देयर इज अ सिमिलैरिटी, यानी ये क्या करता है कि जो इनके बीच के जो फीचर्स हैं ये दोनों के फीचर्स को शेयर करता है, लाइक द डायनासोर्स एंड द बर्ड्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ये बताते हैं, जैसे उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ डेफिनेशंस आती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे होमोलॉगस ऑर्गन है, आपके एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, कनेक्टिंग लिंक है, मिसिंग लिंक्स है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। वन बाय वन हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे कि किसका क्या मतलब है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं और वो कैसे एक एविडेंस की तरह काम करते हैं इन अ फेवर ऑफ इवोल्यूशन। हम डिस्कस करते हैं अब होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं। अगर बेसिक डेफिनेशन की बात की जाए, विच आर डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यानी जो दिखने में बिल्कुल डिफरेंट होंगे, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे, बट हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल ऑरिजिन आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन। आपके सामने रिप्रेजेंटेशन में एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ह्यूमन, कैट, व्हेल और बैट की 4 लिम्ब को दिखाया गया है। इसमें देखने में ये पता लगता है कि इनकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है, जो बेसिक वर्टिब्रे हैं या बोन्स हैं, वो क्या हैं, सेम है, बट अगर देखा जाए तो उनके जो फंक्शंस हैं, उनके जो यूजेस हैं, वो क्या हैं, डिफरेंट है। इसलिए हम इसको किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स की कैटेगरी के अंदर हम इसको। इसके अलावा भी इसके होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं होमोलॉगी इन लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स, माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, या फिर हम कह सकते हैं कि हेट्रोडोंट टीथ इन मैमल्स, जो टीथ की जो अरेंजमेंट्स होती है वो भी आपकी होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स के अंदर आती है। वर्टिब्रे ऑफ द वर्टिबल कॉलम। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट के केस में भी होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं,
जैसे कि हम बात करते हैं थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया, बोगनवेलिया को हम बोल सकते हैं ग्लोरी ऑफ द गार्डन, एंड टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा जिसको हम पैशन फ्लावर भी बोलते हैं। इन दोनों को अगर देखें तो आप डिफरेंट इनकी अपीयरेंस है और फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, बट अगर इनका बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए वो दोनों का क्या है, सेम है। ये हम बात कर रहे हैं प्लांट के केसेस में एग्जाम्पल की। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करूँ, प्लांट के अंदर ही बात करते हैं, फाइलोक्लेड ऑफ ओपनशिया एंड द क्लेडोड ऑफ रस्कस। ये भी दोनों ही क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। इट मीन्स अभी तक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि होमोलोगस ऑर्गन्स में क्या होता है, इनका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, अपीयरेंस एंड फंक्शंस क्या होंगे इनके, डिफरेंट होंगे। इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एनालॉगस ऑर्गन। ये क्या होते हैं, ये जस्ट अपोजिट होते हैं होमोलोगस ऑर्गन के अंदर, विच आर डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंटल ऑरिजिन बट अपीयर सिमिलर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। इसका मतलब है जो हमने होमोलोगस ऑर्गन्स की जो डेफिनेशन की है, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जो पढ़ा है, उनका जस्ट अपोजिट क्या होता है, आपके एनालॉगस ऑर्गन के अंदर आता है। द स्टडी ऑफ जो एनालॉगस ऑर्गन की जो स्टडी होती है, इनके अंदर जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एनोलॉजी, और या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जन इवोल्यूशन या फिर अडेप्टिव कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, इंसेक्ट्स और बर्ड का जो विंग है वो एनालॉगस ऑर्गन के अंदर आता है। इनके क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ऑरिजिन डिफरेंट होगा, एंड बट क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, सिमिलर होगा। दोनों ही क्या करेंगे, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एनालॉगस ऑर्गन में और क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं, टीथ ऑफ मैन एंड मैंडिबल्स ऑफ द कॉकरोच, ये भी आपके एनालॉगस ऑर्गन के अंदर आती हैं। इसके अलावा सिफेलोफोड आई एंड द वर्टिब्रेट आई, या फिर हम बात कर सकते हैं ट्रैकिया ऑफ एन इंसेक्ट एंड लंग ऑफ वर्टिब्रे। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, आपके एग्जाम्पल हैं ये एनालॉगस ऑर्गन के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स की, वो स्ट्रक्चर जो रिड्यूस फॉर्म में होंगे इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स इन अदर ऑर्गेनिज्म। Evolutionary theory predict that the features of ancestor that have no longer in function for a species will become smaller over time until they are lost। कहने का मतलब ये है, अगर किसी ऑर्गन का या किसी स्ट्रक्चर का काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ ना हो तो वो स्ट्रक्चर धीरे धीरे स्मॉलर हो जाएगा और एक टाइम पीरियड के बाद वो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि लॉस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल है स्नेक पेल्विस, ह्यूमन अपेंडिक्स। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो टाइम के साथ साथ क्या होते गए हैं, लॉस्ट होते गए हैं। फिर अगर मैं सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करूँ तो ब्लाइंड फिश, इसको हमने ब्लाइंड क्यों बोला, क्योंकि ये केव में रहती है, केव होती है गुफा। अब धीरे धीरे केव में क्या था, अंधेरा था, इसके अपनी आंखों का जो यूज़ था कम कर दिया, यूज़ करना कम शुरू कर दिया, जिसके कारण इसकी आंखें छोटी होती गई और एक टाइम के बाद ये आंखें क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। ये एग्जाम्पल जो आते हैं आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं आपके एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ये एविडेंसेस क्या होंगे, कंपैरेटिव डेवलपमेंटल स्टडीज़ की। अगर हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी की जाए इन एम्ब्रियोज़ की ऑफ वेरियस एनिमल्स, तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किस एनिमल्स का एम्ब्रियो है। जैसा कि आप एक रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि एक फ़िश के एम्ब्रियोज़ हैं, सालमेंडर, चिक, रैबिट एंड ह्यूमन। इनमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है कि इनको आइडेंटिफाई करना, इनको डिस्टिंग्विश करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। ये अगर मैं एविडेंस की अगर बात करूँ, ये होते हैं कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अगर हम स्टार्टिंग से इनकी स्टेजेस को देखें तो उनके अगर सिमिलर फॉर्म है, सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक गिल क्लैप, सेगमेंटली अरेंज सोमाइट्स हैं, विसरल आर्चेस, नोटोकॉर्ड, टेल, आई एंड द ईयर, रुडिमेंट एटसेट्रा। आगे हम क्या देखते हैं कि जो नोटोकॉर्ड है उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है वर्टिबल कॉलम से। जो एम्ब्रियो ऑफ टेट्रापोड, टेट्रापोड का मतलब क्या होता है, जिसमें 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल ऑर्गन सब में क्या है, सिमिलर वे में ओरिजिनेट हुआ है। एम्ब्रियो ऑफ क्लोजली रिलेटेड वर्टिब्रे रिजेंबल मोर एंड ऑन फॉर ए लॉन्गर पीरियड, सो द एम्ब्रियो ऑफ फिश and the salamander resemble more and more longer period as compared to the fish and mammal. So overall we can say that in a early stages we cannot distinguish between the embryos of the different species. बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक्स की। कनेक्टिंग लिंक क्या होते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म
having the characters of two different taxonomic categories are called connecting link. For example, Protopterus common is the African lungfish. It is a connecting link between the bony fishes which having paired fin, gill slits, operculum and dermal scale and the amphibians. यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्टेरस है वो कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच में है, बोनी फिशेस और एम्फीबियंस के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। अगर हम एक वेल नोन एग्जांपल की बात करें, यूग्लिना है, जैसे कि सब जानते हैं जो यूग्लिना को हम प्लांट एनिमल बोलते हैं। ये जो कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में काम करता है, प्लांटिया और एनिमिलिया के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं लाइक ऑरिन्थोरैंकस, डक बिल प्लेटिपस जो है वो भी एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। अगर हम बात करें जो काइमेरा है, जो रैट फिशेस है, वो भी कनेक्टिंग लिंक का काम करती है किसके बीच में, कार्टिलेजनस फिशेस के बीच में, और हम क्या बात करेंगे बॉनी फिशेस के बीच में। अब हम ये बात करते हैं कि जो कनेक्टिंग लिंक है इनका सिग्निफिकेंस क्या है। पहला सिग्निफिकेंस तो क्या है, ये पाथ ऑफ इवोल्यूशन को बताते हैं कि किस तरह इवोल्यूशन हुआ है, कैसे इवोल्यूशन हो रहा है। कि कनेक्टिंग का मतलब है दोनों के करैक्टर्स को वो शेयर कर रहा है, इनको हम बोल रहे हैं कनेक्टिंग लिंक। हमने बात की कि जो इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस थे उन्होंने ये कंफर्म किया कि जो इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो सिंपल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुआ है। यानी सिंपल और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मॉडिफाई करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। यानी हम ये कह सकते हैं इवोल्यूशन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें चेंजेस होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसके लिए कुछ थ्योरीज भी आई, जिसमें पहली थ्योरी थी लेमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। जो सेकंड जो थ्योरी आई वो थी डार्विनिज्म की थ्योरी, जिसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलेंगे। थर्ड जो थ्योरी आई वो थी म्यूटेशन थ्योरी, जिसको हुगो डी वरीज ने दिया था, इसलिए इस थ्योरी को हम डी वरीज भी बोलते हैं। उसके बाद एक नई थ्योरी आई जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी ऑफ या मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। वन बाय वन हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इन थ्योरीज में जो इनके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या क्या इसके अंदर बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं लेमार्किज्म की। जो लेमार्किज्म की जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को हम इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इस थ्योरी को दिया किसने था, जीन बैप्टाइस्ट डी लेमार्क ने इस थ्योरी को दिया। इनका कहना था कि जो नई स्पीशीज़ हैं वो प्री एग्जिस्टिंग यानी जो पहले बनी हुई स्पीशीज़ हैं उन्हीं स्पीशीज़ से ये नई स्पीशीज़ अराइज करती हैं। इनमें जो चेंजेस होंगे वो किसकी वजह से होते हैं, न्यू नीड्स की वजह से हो सकते हैं। अगर मैं पोस्टुलेट्स की बात करूं तो इसकी क्या क्या पोस्टुलेट्स हो सकते हैं, न्यू नीड्स हो सकती हैं, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन हो सकता है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। यानी अगर आप किसी और इसमें कहा गया कि ग्रेटर यूज़ ऑफ सर्टेन ऑर्गन मीट न्यू नीड्स एंड डिसयूज़ ऑफ ए सर्टेन ऑर्गन लीड टू द एलिमिनेशन ऑफ द ऑर्गन। एंड जो सेकंड पोस्टुलेट थी वो थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के अकॉर्डिंग लेमार्क ने ये कहा जो फेवरेबल जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाता है, यानी ट्रांसमिट टू द ऑफस्प्रिंग। एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं लेमार्क के अकॉर्डिंग क्या है, लेमार्क ने कहा कि जो हमारी जो अर्थ है, जो ग्रासलैंड है, उस पर ग्रासेस की कमी हुई, जिसके कारण जो डियर ने अपनी जो नेक है और फोरलिम्स है उनका यूज़ ज़्यादा कर दिया, जिसके कारण उनकी जो फोरलिम्ब और नेक में क्या हुई, इलोंगेशन हुई, यानी उनमें स्ट्रेच हुआ। किस कारण से स्ट्रेच हुआ, फॉर दियर फूड पर्पस, और नेक क्या होती गई उनकी, लॉन्गर होती गई। और ये जो ट्रेट है, ये जो करैक्टर्स है उनके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में पास होता चला गया ओवर टाइम। कि अगर मैं बात करूं जिराफ नेक बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर, ये था आपके किसके अकॉर्डिंग, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जो किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। आगे हम बात करते हैं जो लेमार्किज्म की जो थ्योरी थी उसको डिसप्रूव किया गया। किसने उसको डिसप्रूव किया, वाइसमैन ने डिसप्रूव किया। इनका कहना ये था, इन्होंने किस बेसिस के ऊपर इसको डिसप्रूव किया, जैसे कि आप जानते हैं कि लेमार्क ने ये कहा कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन्होंने उस थ्योरी को डिसप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने डिफरेंट माइस को लिया और उनकी टेल को कट कर दिया, फिर उनको ब्रीड करवाया, और ब्रीड करने के बाद उन्होंने देखा कि ओवर 20 जनरेशन हर एक माइस में क्या है, टेल
के साथ उनका बर्थ हुआ है, यानी ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेट है, ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर, वो जो करेक्टर है जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए वाइसमैन ने इस थ्योरी को कम्प्लीटली डिसप्रूव कर दिया।